वेलकम टू चैनल। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि पता होगा अभी जो चैनल पे चल रहा है वो आपका यहाँ पे चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का मैं हिस्ट्री का यहाँ पे करा रहा हूँ एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है। इसमें हम क्लास 7 का एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हम देखेंगे। इससे पहले चैनल पे ऑलरेडी क्लास 6 का मैंने एमसीक्यूज करा दिए थे, सारे चैप्टर का टोटल जो 14 चैप्टर थे। तो आज इसमें क्लास 7 का अगर के आप लोग देखिएगा तो इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स यहाँ पे देखिएगा तो इसमें 10 चैप्टर है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 10 चैप्टर दिया गया है। तो इस वीडियो में एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 10 चैप्टर का जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है ना, मैं आपको करा दूंगा। आगे बढ़ने से पहले दिया गया है कहाँ, कब और कैसे। दूसरा चैप्टर जो दिया गया है नए राज्य एवं राजाओं का उदय। तो इसी तरह से एक एक करके हम आगे चलते हुए बढ़ेंगे। पहला चैप्टर की तरफ हम चलते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ उसमें एमसीक्यूज दिया गया है। पहला चैप्टर रहेगा जिसका नाम है कहाँ, कब और कैसे। तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ आप लोग के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन रहे हैं। पहला सवाल जैसे ही आएगा, पूर्व मध्यकाल की अवधि क्या थी। तो जो पूर्व मध्यकाल की अवधि थी ना वो 800 से लेकर 1300 तक थी, आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अरबी लेखकों ने हिंदुस्तान को क्या दिया था। तो यहाँ पे जो नाम दिया था हिंदुस्तान को, इन्होंने हिंद दिया था, आप लोग याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन बढ़िएगा, दिया गया है कि अल बरूनी ने कनौज का क्या नाम बताया था। तो जो यहाँ पे कनौज का नाम बताया गया था ना वो कान ने कुब्ज बताया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चौथा नंबर इस चैप्टर का क्वेश्चन है कि राजपूतों का महत्व किस काल में हुआ। तो जो राजपूत का मेन महत्व है ना वो मध्यकाल में शुरू हुआ था यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो दिया गया है कि कृषि का विस्तार कैसे हुआ, यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। तो जो कृषि का विस्तार हुआ है वो जंगलों को साफ कर हुआ है। अभी भी देखिएगा ना कि बहुत सारा इलाका जो ग्रामीण इलाका है वो अगर के अगल बगल जंगल है तो उसको साफ करके लोग वहां पे कृषि करने लग रहे हैं, वहां पे खेती करने लग रहे हैं। तो जो विस्तार हुआ है, जो फैलाव हुआ है कृषि का, वो धीरे धीरे जंगलों को काट कर ही हुआ है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन इतिहास की क्या विशेषता थी। तो जो मध्यकालीन काल की विशेषता थी ना वो यहाँ पे कृषि का भी विस्तार था, राज्यों का भी विस्तार था और धार्मिक परिवर्तन भी था। तो यहाँ पे जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे चैप्टर 1 से मैंने 5-6 सवाल जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे थे मैंने करा दिए। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ उसमें दिया गया है। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 जो है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं नए राज्य एवं राजाओं का उदय। इस चैप्टर से देख लेते हैं क्या कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बन रहा है। पहला सवाल है कि नए राज्यों की उत्पत्ति का कारण क्या था। तो जो नए राज्यों का यहाँ पे उत्पत्ति का कारण था ना वो था आपका आपसी संघर्ष था या विस्तार का नीति था या सामंतक उदय था, ये टोटल था। इनमें से सभी तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आता है कि मिहिर भोज किस वंश का मतलब राजा था। तो ये जो था यहाँ पे यहाँ पे जैसे कि देखिएगा तो गुर्जर प्रतिहार वंश का ये था, आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो जो पाल वंश के संस्थापक थे ना वो गोपाल थे, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे धर्मपाल मत मान दीजिएगा, धर्मपाल उसके मुख्य शासक थे, न कि वहां के संस्थापक थे। चौथा नंबर क्वेश्चन में जाइए आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि पल्लवों की राजधानी कहाँ पे थी। तो जो पल्लव की राजधानी था ना वो कांचीपुरम में था, आप लोग याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार ने किस क्षेत्र के लिए लगातार संघर्ष किया। तो जो ये क्षेत्र है ना यहाँ पे कन्नौज के लिए गुर्जर प्रतिहार वंश ने हमेशा से ही यहाँ पे संघर्ष किए थे। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आइएगा तो छठा नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है कि पाल वंश को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने किसका निर्माण कराया। ठीक है, तो ये जो निर्माण कराया था ना, अगर के यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में देखिएगा तो अच्छे से यहाँ पे दिया गया है। तो जो उसका निर्माण कराया था, किसका निर्माण कराया था, गंगैकोंड चोलापुरम का यहाँ पे निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दीजिएगा देखिएगा तो 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक कौन था। तो भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला
वाला कौन था, ये सब लोग जानते हैं, महमूद गजनवी था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चोल ग्राम सभा के सदस्य बन सकते थे, कौन लोग बन सकते थे, तो वो केवल और केवल यहाँ पे ब्राह्मण बन सकते थे, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे से चैप्टर नंबर 2 में जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे मैंने बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ में। यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है तुर्क अफगान शासक। इसमें देख लेते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे सवाल दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिएगा तो जिसमें कि दिया गया है कि पहला सुल्तान कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। तो सबसे पहला वो शासक जो तुर्क अफगान शासक था ना, वो था यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने उसको राजधानी बनाया था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था। तो जो इब्न बतूता था यहाँ पे किसका यहाँ के रहने वाला था, तो वो अफ्रीका का रहने वाला था, जो कि यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। मोरक्को का था प्रॉपर, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो दिया गया है यहाँ पे कि घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो ये तो बहुत ही वीवीआई ये सवाल है, ये नॉर्मल एग्जामों में जो भी एग्जाम होते हैं बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो जो यहाँ पे दागने की प्रथा चालू किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल दिया गया है कि किस सुल्तान ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। तो जो यहाँ पे आगरा को जो राजधानी बनाया था ना, वो सिकंदर लोदी ने यहाँ बनाया था, और आगरा शहर का संस्थापक भी था जो सिकंदर लोदी था। तो आप लोग ये दोनों चीज को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे 5वां नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत का काल क्या था। तो जो दिल्ली सल्तनत का काल था आपको पता होगा 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में इस का समाप्त हो गया था और वहां पे मुगल काल की शुरुआत हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ में। नेक्स्ट चैप्टर आइएगा चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 का हिस्ट्री का, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य एवं अफगान का पुनर्स्थापना। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके। पहला सवाल आइएगा तो इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि बाबर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे इन्होंने 4 बार आक्रमण किया था, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध हुआ था ना वो 1539 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पे दिया गया है कि अकबर का सर्वाधिक प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था। तो जो अकबर का यहाँ पे सबसे सर्वाधिक युद्ध था वो हल्दी घाटी का युद्ध है, आप लोग याद रखिएगा। फिर जो 4 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिवाजी किस मुगल बादशाह के चंगुल से भागे थे। तो वो जो भागे थे ना वो यहाँ पे औरंगजेब के चंगुल से भागे थे। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है 5वां नंबर क्वेश्चन की मनसबदारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जो मनसबदारी प्रथा यहाँ पे चालू किया गया था वो अकबर के द्वारा यहाँ पे चालू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे दिया गया है टोडरमल क्या था। तो टोडरमल था ना वो अकबर का राजस्व मंत्री था, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि शेर शाह का जन्म कब हुआ था। तो जो शेर शाह का जन्म हुआ था वो 1472 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है 8वां नंबर क्वेश्चन कि शेर शाह ने किसको हराया था। जो शेर शाह यहाँ पे हराया था वो हुमायूं को हराया था, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है क्लास 7 का एनसीईआरटी का, जिसका नाम है शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल। ठीक है, तो इस चैप्टर में देख लेते हैं कौन कौन से सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला सवाल में आइएगा दिया गया है कि भवन निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा प्रणाली शैली का उपयोग कब से कब तक हुआ था। तो जो ये प्रणाली का शुरुआत हुआ था ना वो 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक हुआ था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा जाता है कि नागर शैली को इस्तेमाल
किस इमारत को बनाने में किया जाता था। जो नागर शैली का उपयोग किया था ना, वो मंदिर बनाने में खासकर किया जाता था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। जो तीसरा सवाल यहाँ पे आता है कि स्थापत्य कला किसके काल में अत्यधिक विकसित हुआ था। जो स्थापत्य कला का यहाँ पे विकास सबसे ज्यादा हुआ था मुगल काल में, वो हुआ था शाहजहां के काल में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। अब अभी भी देखिएगा ना कि बहुत सारा जो जैसे लाल किला वगैरह हो गया, ताजमहल हो गया, जो भी मतलब मेन मोन्यूमेंट है वो यहाँ पे शाहजहां के द्वारा ही निर्माण कराया गया। तो ये एक स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा चरम पर था इसके काल में, याद रखिएगा। अगला आता है चौथा नंबर क्वेश्चन की आगरा का किला किसने बनवाया था। तो यहाँ पे अगर के आगरा का किला देखिएगा तो आगरा का किला जो बनवाया था वो अकबर ने बनवाया था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा, यहाँ पे 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि चार बाग किस नदी के सामने था। तो जो चार बाग जो सामने था ना, यहाँ पे वो यमुना नदी के सामने था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 से, किस अभियान के पश्चात अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो जो ये बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था, तो जो गुजरात यहाँ पे विजय हुआ था, जो गुजरात को जब जीता था अकबर ने, तो उसके खुशी में यहाँ पे बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है शहर, व्यापारी एवं कारीगर, ठीक है। तो इससे जो भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बन रहे हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि इनमें से किसने भारत का मानचित्र बनाया था। तो सर्वप्रथम यहाँ पे मानचित्र भारत का बनाया था, आप लोग याद रखिएगा, वो बनाया था अहमद अल्लाह मुस्तौफी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल आता है कि कौन तीर्थ शहर था। तो इसमें अगर तीर्थ शहर देखिए ना, जो काशी भी था, आज भी काशी तीर्थ शहर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है कि मध्यकाल में कारीगर कहाँ रहते थे। तो जो ये मध्यकाल का बात है ना, जो कारीगर रहते थे वो शहर में भी रहते थे और गांव में भी रहते थे। चौथा नंबर सवाल जो दिया गया है कि तंजौर किस प्रकार का शहर था। तो इसको देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जो तंजौर शहर था ना, एक सेकंड टाइम दीजिएगा। तंजौर जो शहर था, ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें जो तंजौर था यहाँ पे प्रशासनिक शहर भी था, धार्मिक शहर भी था और व्यापारिक शहर भी था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है आपका कि विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ था। तो जो विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था वो 1565 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 की कलमकारी पद्धति का प्रचलन कब हुआ था। ये याद रखिएगा, जो कलमकारी पद्धति है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा सवाल इससे पूछा जाता है। तो जो ये कलमकारी पद्धति है वो मसूलीपट्टनम का पद्धति है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 7 जो है, जिसका नाम है समन्वित संस्कृति का विकास, ठीक है। तो इससे देख लेते हैं क्या कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में 15वीं सदी में किस धर्म का विकास हुआ। तो यहाँ पे जो धर्म का विकास हुआ था 15वीं सदी के बाद को हो रहा था, याद रखिएगा, वो सिख धर्म का यहाँ पे विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल आता है कि भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था। तो जो भक्ति आंदोलन का जो आरंभ हुआ था ना, वो दक्षिण भारत में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि संत रामदास कहाँ के थे। तो जो ये संत रामदास थे वो महाराष्ट्र के थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया। तो जो आदि ग्रंथ का यहाँ पे संकलन का किए थे ना, वो गुरु अर्जुन देव ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि कबीर के दोहे किस भाषा में थे। तो जो कबीर के दोहे थे ना, वो भोजपुरी में थे। आप लोग याद रखिएगा, कोई दूसरा भाषा यहाँ पे मार मत दीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो यहाँ पे दिया गया है कि भक्ति आंदोलन की प्रमुख देन है। तो जो भक्ति आंदोलन की प्रमुख देन है वो संस्कृति का विकास है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। क्लास 7
7 का चैप्टर नंबर 8 जो है, जिसका नाम है कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया। पहला सवाल आइएगा जिसमें दिया गया है कि फारसी को सर्वप्रथम राजकीय भाषा किसने बनाया था। तो जो यहाँ पे फारसी को बनाया गया था वो तुर्कों के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही कीजिएगा, भूल के भी यहाँ पे मुगल मत मार दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला सवाल आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन की तमिल भाषा को किसने विकसित किया था। तो जो तमिल भाषा का विकसित करने का श्रेय जाता है वो चोल शासक को जाता है। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि अनंत वर्मन कहाँ का शासक था। तो जो अनंत वर्मन था ना, ये यहाँ पे उड़ीसा का शासक था, आप लोग याद रखिएगा। चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि लघु चित्रों द्वारा पुस्तकों को सुसज्जित करना किस काल में आरंभ हुआ था। तो जो ये आरंभ हुआ था ना, ऑप्शन जैसे कि देख सकते हैं, तुर्क के काल में, सल्तनत के काल में, या पूर्व मुगल काल में, या उत्तर मुगल काल में। तो जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट हुआ था सल्तनत काल में, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल दिया गया है कि राग दरबारी किसने आरंभ किया था। तो जो राग दरबारी का यहाँ पे आरंभ करने का श्रेय जाता है, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे, तानसेन को जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कला के रूप से कथक नृत्य का विकास कब हुआ। तो जो कथक नृत्य का विकास का श्रेय जाता है वो मुगल काल के दौरान जाता है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 यहाँ से आते हैं, जिसका नाम है कि 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 का कि अवध को स्वतंत्र किसने किया था। तो जो अवध को यहाँ पे स्वतंत्र करने का श्रेय जाता है ना, वो शहादत खां को जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आता है कि अजीत सिंह कहाँ के शासक थे। तो जो अजीत सिंह शासक थे वो जोधपुर के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर डी बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाएगा। ये जो भी सारा चीज मैं यहाँ पे सवाल बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका जो भी टीआरई 1 और 2 हुआ है, तो उसमें देख लीजिएगा, बहुत सारा सवाल इसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा। और संभाविक है कि टीआरई 3 और टीआरई 4 जो भी आगे परीक्षा होंगी, बार बार इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी का हूबहू सवाल है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें जो दिया गया है कि शिवाजी किनके सरदार थे। तो जो शिवाजी सरदार थे ना, वो मराठों के सरदार थे, ये सबको पता है। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जैसे ही आइएगा, ये दिया गया है मराठों के यहाँ पे सरदार थे। ठीक है, अगला नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल की तरफ जैसे ही बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, चूंकि दिया गया है कि पूना को मराठों की राजधानी किसने बनाया था। तो ये किसने बनाया था, तो वो जो बनाया गया था उनको बालाजी बाजीराव के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी ये एक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है कि खालसा की स्थापना किसने की थी। तो जो खालसा की स्थापना किया गया था ना, ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन आता है कि भरतपुर की स्थापना किसने की थी। तो जो भरतपुर की स्थापना करने का श्रेय जाता है वो सूरजमल को जाता है। आप लोग याद रखिएगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। ठीक है, और ये लास्ट चैप्टर है क्लास 7 का, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हमारे इतिहासकार। इसमें जो भी इतिहासकार हैं उनके बारे में हमको पढ़ने को मिलता है किताब में। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी का जन्म कब हुआ था। तो जो इनका जन्म हुआ था 1901 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो सवाल आता है कि प्रोफेसर अस्करी ने लंगट सिंह कॉलेज से कौन सी परीक्षा पास की थी। तो जो ये परीक्षा पास किए थे वो बीए की परीक्षा पास किए थे। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रोफेसर अस्करी की नियुक्ति पटना कॉलेज के किस विभाग में हुआ था। तो जो इनका यहाँ पे हुआ था ना, वो इतिहास विभाग में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही होगा। चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोफेसर अस्करी फारसी पांडुलिपियों का अध्ययन कहाँ करते थे। तो ये जो अध्ययन करते थे वो करते थे खुदाबख्श लाइब्रेरी में। ये भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ है। तो याद रखिएगा, ये पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी, जो कि आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आइएगा 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है कि प्रोफेसर अस्करी के कितने शोध
पत्र प्रकाशित हुई हैं। तो जो इनके शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं ना, वो 150 से भी यहाँ पे अधिक हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया गया है कि 1985 ईस्वी में प्रोफेसर अस्करी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है वो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 1985 ईस्वी में। 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि सर यदुनाथ सरकार की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई। तो जो इनका आरंभिक शिक्षा हुआ था वो बनारस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि सर यदुनाथ सरकार ने सर्वप्रथम किस कॉलेज में पढ़ाया था। तो जो ये सर्वप्रथम पढ़ाए थे वो रिपन कॉलेज में पढ़ाए थे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर सरकार को डी लिट की यहाँ पे उपाधि दी थी। कौन सा विश्वविद्यालय ने दिया था, याद रखिएगा, वो पटना विश्वविद्यालय ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10वां नंबर क्वेश्चन कि प्रोफेसर सरकार की मृत्यु कब हुई थी। तो जो इनका मृत्यु हुआ था ना, वो 1958 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो भी एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 7 का जो हिस्ट्री था, मैंने यहाँ पे आपका सारा का सारा कंप्लीट करा दिया। देखिए, आप लोगों ने मेरे नोट से पढ़े होंगे या अपने जो भी एनसीईआरटी बुक्स हैं उससे पढ़े होंगे। उससे पढ़ने के बाद ये सब सवाल जो है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल कर लीजिएगा तो ये सब सवाल परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 के साथ में। बाय बाय।